यदि हाँ तो इससे संबंधित जानकारी क्या है? माननीय शिक्षा मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर विचार करते हुए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3,420 महोदया मैं दोहराऊंगी 3,420 ऑडियो बुक चैप्टर विकसित किए हैं और दीक्षा पर अपलोड भी किए हैं। साथ ही श्रवण बाधित बच्चों के लिए NIOS वेबसाइट पर सांकेतिक भाषा में ई सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सरकार द्वारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे अनेकों राज्यों में टैब भी बंटवाए गए हैं ताकि विद्यार्थियों की शिक्षा सुचारू रूप से चल सके। और अगर बात शिक्षण की है, अगर बात शिक्षकों के प्रशिक्षण की है तो यह बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता इसी पर निर्भर करती है। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन किया जाता है, जिसमें शिक्षकों को शिक्षण की नए तरीकों और तकनीकों से अवगत कराया जाता है। शिक्षा पोर्टल पर भी इससे संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। महोदया, अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन, तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, तोलना आसमान बाकी है। प्रश्न संख्या 103 मिस आशु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष दल की सदस्य होने के नाते यहाँ पर बैठे मेरे मंत्रीगण और नेतागणों का मैं आदर करती हूँ। जैसा कि मैं श्रीलंका के करीबी राज्य यानी कि तमिलनाडु में निवास करती हूँ, तो महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से श्रीलंका से जुड़ी आर्थिक जानकारी के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इन्हीं जानकारियों के विषय में मेरा प्रश्न माननीय विदेश मंत्री से यह है कि हाल ही में श्रीलंका से भागकर आए हुए व्यक्तियों और वहां रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने कौन से नए कदम उठाए, अगर कोई कदम उठाए हैं तो इससे संबंधित जानकारी। महोदया, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या भारत पर उक्त संकट के प्रभाव से होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार ने कोई नया कदम उठाया है? अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने श्रीलंका में उक्त संकट के कारण भारत के सामने आने वाली गतिविधियों पर ध्यान दिया है? यदि ध्यान दिया है तो इसके परिणाम क्या है? महोदया, यह सरकार हमेशा यह कहते आ रही है कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? महोदया, ये हमसे पूछते हैं कि जब आपकी सरकार थी आपने क्या किया? अब मैं इस युवा संसद में यह प्रश्न दोहराना चाहती हूँ कि अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार कर क्या रही है? महोदया, आपकी सरकार कर क्या रही है? माननीय विदेश मंत्री। अयम निजः पयोवती गणनाम लघुचेतना उदार चरितानाम वसुदेवकम कुटुंबकम। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जब से श्रीलंका के ऊपर आर्थिक संकट आया है तब से हमसे यह सवाल पूछता आ रहा है कि आखिर भारत श्रीलंका को ना मांगने पर भी इतनी मदद क्यों दे रहा है। जहां भारत श्रीलंका को इतने ऋण उपलब्ध करा रहा है, इतनी आवश्यक वस्तुएं, दवाएं उपलब्ध करा रहा है, अगर उतनी ही आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को वो देश के गरीब को दे तो कुछ देश का कल्याण हो। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, उन माननीय विपक्ष के नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि महोदया, जिस लोक का मैंने भी उच्चारण इस युवा संसद में किया उसका एक ही अर्थ निकलता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और यही भारतीय संस्कृति है। महोदया, जहाँ एक परिवार के अगर एक सदस्य पर कोई विपदा आती है, कोई दुख की घड़ी आती है या कोई कष्ट आता है, तो पूरा परिवार एकजुट होकर एक साथ मिलकर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और आज भारत सरकार भी श्रीलंका के साथ वही कार्य कर रही है। महोदया, मैं यूं तो किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देता, मगर आज विपक्ष के हालातों को देखकर उन्हें एक सलाह दिए देता हूं कि बड़ा हो या छोटा सबका करो आदर। जरा गौर फरमाइएगा विपक्ष के माननीय सदस्यगण, कि बड़ा हो या छोटा सबका करो आदर।
कि बड़ा हो या छोटा सबका करो आदर और पाँव उतने ही फैलाओ जितनी लंबी हो चादर। महोदया, बात करें विपक्ष के सवालों की तो भारत Mr. Rahul, please be seated. अगर You will get the chance to speak. Mr. Rahul, महोदया, please. अगर बात करें विपक्ष के सवालों की तो विपक्ष ने जो सवाल किया है, भारतीय सरकार श्रीलंका सरकार के साथ संपर्क बनाए हुए और वहां उत्पन्न हर आर्थिक स्थिति व घटनाक्रमों पर अपनी पूर्णतः नजर रखती है। न सिर्फ नजर रखती है वरन वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने में, उसकी अर्थव्यवस्था को वापस पटल पर लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसीलिए वो उसे सभी ऋण संबंधी सहायताएं भी उपलब्ध करा रही है। महोदया, जहां तक सवाल रहा भारतीयों की सुरक्षा का, तो भारतीय नागरिक भले ही वो भारत में रहता हो या दुनिया के किसी भी कोने में, उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की है और भारतीय सरकार उसको पूर्णतः निभा रही है। पूरी दुनिया ने देखा है महोदय, कृपया शांति बनाए पूरी रखें। दुनिया ने देखा है जब कोरोना काल आया तो विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को किस प्रकार सरकार ने वापस अपनी मातृभूमि के पास लाए। महोदया, चाहे वो यूक्रेन हो या श्रीलंका, जहां भी उनकी आर्थिक जहां भी उनकी सुरक्षा को खतरा महसूस होता है, वहां भारत सरकार मेजबान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाकर भारतीयों को वापस लाने का कार्य करती है। और महोदया, जो वहां से भारतीय लौट रहे हैं, जो वहां से श्रीलंका से पलायन कर लोग वापस हमारे देश में आ रहे हैं, महोदया, उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सरकार ने इसके लिए कमेटियां बनाई हैं और जल्द ही उन पलायन करा रहे लोगों की रिपोर्ट आपके सभा पटल पर दे दी जाएगी। महोदया, और सवाल रहा लौट के आने वाले भारतीयों का जो अपने देश वापस आ रहे हैं, तो महोदया, उनके रोजगार, प्रवास और आवास की सुविधा जल्द ही सरकार उनको मुहैया कराएगी और जमीनी स्तर पर जल्द ही ये कार्य माननीय विपक्ष के सांसदों को देखने को मिले। महोदया, ये विपक्ष को शायद ऐसा लगता है कि सारे कार्य बस पलक झपकते हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। महोदया, ना तो सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है कि जिसे घीसे और एक जिन हमारे सामने प्रकट हो और वो हमसे कहे कि क्या हुक्म है मेरे आका, और हम कहें कि इस देश की गरीबी को मिटा दे। और तुरंत ही जिनके पास घर नहीं है, जो लोग सड़कों के किनारे सोते हैं, उनके पास आवास आ जाए, महल आ जाए, जिनके पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं, उनके पास सामने 56 भोग की थालें सजी हों। तो महोदया, ऐसा करना कोई एक झटके का काम नहीं है। धीरे धीरे सरकार इसका प्रयास कर रही है, जिसके लिए आवास योजना हो या अंत्योदय योजना हो, संबंधित सभी योजनाओं से गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। मगर सरकार के कार्य करने में, सरकारी हर कार्य करने में थोड़ी देर होती है। ये लोकतंत्र की एक विशेषता भी है, हर निर्णय को लेने में देरी होती है। ये एक विशेषता भी है लेकिन एक नुकसान भी, क्योंकि जो निर्णय आता है वो निर्णय एक विचार विमर्श करके, एक सभी के साथ बैठक करके, सभी के मतों को ध्यान में रख के लिया जाता है, जिससे वो हर जन के लिए लाभप्रद होता है। महोदया, बस अंत में बात करी थी इन्होंने कि जो श्रीलंका को हम वस्तुएं दे रहे हैं वो क्या है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि श्रीलंका को पहुंचाई जाने वाली आवश्यकता में 7 ढांचे के तहत, जो कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत हमने श्रीलंका को इसी जनवरी माह तक 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय किया है और साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 65 मिलियन, महोदया मैं दोहराना चाहता हूं, 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उसको ऋण सहायता प्रदान की है। और महोदया, अंत में मैं बस एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो बताती है कि हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है। महोदया, एक गांव की कहानी है जहां एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे, एक छोटी सी कुटिया में। महोदया, ब्राह्मण दिन भर भिक्षा मांगा करता था, लोगों के द्वार द्वार जाकर अनाज इकट्ठा किया करता था, मगर रात को जब वो अपने घर लौटता तो प्रतिदिन जितना वो अनाज इकट्ठा करता उससे मात्र 2 ही रोटी बनती, एक वो स्वयं खाता था और एक उसकी पत्नी। मगर एक दिन सर्दियों की रात थी, बरसात हो रही थी और अचानक से एक व्यक्ति भूला भटका आदमी उनके घर के द्वार पर आ जाता है। वो ब्राह्मण उसे गले से लगाता है, अपने अंदर बैठाता है और उसे बोलता है कि आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतना मौजूद है आवास के, आप यहाँ रुक सकते हैं। मगर वो व्यक्ति भी देखता है कि अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया और इनकी थाल में बस एक रोटी ही है, तो उनसे मांगता तो नहीं है, मगर ब्राह्मण अपनी और अपनी पत्नी की थाली से आधी रोटी देकर उस व्यक्ति का पेट भरने के लिए पूरी एक रोटी बनाते हैं। और यही है भारतीय संस्कृति, जहाँ हम पेटी भरने के लिए नहीं, हर जन के पेट भरने के लिए काम करते हैं और हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी। धन्यवाद।
Any supplementary questions? Mr. Rahul. महोदया, आप सभी को पता ही होगा श्रीलंका सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या श्रीलंका सरकार ने भारत सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है? यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। माननीय विदेश मंत्री। माननीय महोदय, कुछ सवाल पूछने वाले चेहरे आज खुद शक के घेरे हैं कि कुछ सवाल पूछने वाले चेहरे आज खुद शक के घेरे में हैं। देश को राह बताने वाले आज खुद क्यों भटक रहे हैं? और देखिए आलम क्या है, और देखिए आलम क्या है कि जिनसे खुद की पार्टी संभाली नहीं जाती वो देश जोड़ने की बात करते हैं, कि जिनसे खुद की पार्टी तो संभाली नहीं जाती मगर वो देश जोड़ने की बात करते हैं। कभी और तो पढ़ा नहीं, उपन्यास लिखने की बात करते हैं, उपन्यास लिखने की बात। Maintain the decorum of the house. मुझे बताते हुए खेद है मगर जो माननीय सांसद हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके प्रश्न का उत्तर तो उन्हें मेरी शुरुआती पंक्तियों में और उसके बाद कहीं मेरी बात नहीं मिल गया होगा। मगर मैं फिर दोहरा देता हूँ कि भारत सरकार से श्रीलंका सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई मदद तो नहीं मांगी, परंतु भारत सरकार ने इसे अपना एक पड़ोसी धर्म समझते हुए, एक दायित्व समझते हुए, एक कर्तव्य समझते हुए श्रीलंका सरकार को जितना हमसे हो सकता था उतनी हर संभव मदद करने का प्रयत्न किया है। जिस मदद में महोदया न सिर्फ आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, न सिर्फ दवाएं शामिल हैं, बल्कि कई वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मिलियंस बिलियंस के ऋण भी शामिल हैं। और महोदया ये सब दिया गया है एक उपहार स्वरूप, एक मदद करने के लिए, एक मदद का हाथ बढ़ा गया है भारत सरकार की ओर से, जिसमें महोदया भारत से ईंधन आयात करने के लिए लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी गई। साथ ही वस्तुओं की खरीद के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा भी उपहार स्वरूप प्रदान की गई। साथ ही रुकिए अभी और सुनिए, श्रीलंका को साथ ही दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए भी 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता उपहार स्वरूप देकर एक मदद दी। और महोदय तमिलनाडु सरकार ने जो कि श्रीलंका के बॉर्डर से लगी हुई है, महोदया तमिलनाडु सरकार ने भी भारत सरकार के इस व्यापक प्रयासों में अपना सहयोग देते हुए दूध पाउडर मूल्य और करीब 1 मिलियन मूल्य के चावल और दवाओं का योगदान श्रीलंका सरकार को दिया। महोदया अंत में मैं बस मेरे समक्ष बैठे विपक्ष के माननीय सांसदों, सत्ता पक्ष में बैठे माननीय मंत्रियों और सांसदों और इस युवा संसद के माध्यम से पूरी देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारा देश एक विभिन्नताओं का देश है, जहाँ न सिर्फ भौगोलिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी हो या अरुणाचल प्रदेश से मेघालय, मिजोरम, गुजरात इत्यादि राज्यों में, जहाँ हर एक जन दूसरे जन से कई मायनों में भिन्नता रखता है। उनकी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, जाति, बोली सब अलग अलग है, मगर अगर कोई ऐसी एक चीज है जो सबको एकता के सूत्र में पिरोती है या विभिन्नता में एकता का प्रतीक दिलाती है तो वो है देश प्रेम की भावना। और महोदय ये देश प्रेम की भावना का सभी व्यक्तियों में, सभी नागरिकों में जीवित रहना आवश्यक है। और ये कोई ऐसा नहीं कि जिसे बच्चों को पढ़ाया जाए, यंगों को सिखाया जाए या बूढ़ों को समझाया जाए, ये स्वतः ही हमारे गर्भांतित इतिहास से हमें मिलती है। और महोदय अंत में मैं बस कुछ पंक्तियों के साथ अपने जवाब को समाप्त करूंगा कि क्यों सिर्फ देशभक्ति जगती है साल के 2-3 दिन। हम सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ही क्यों बलिदानों को याद करते हैं, उनके नारे लगाते हैं? क्या सिर्फ इससे हम देशभक्त बन जाएंगे? कि क्यों सिर्फ देशभक्ति जगती है साल के 2-3 दिन, क्यों सिर्फ नमाज़ें होती हैं साल के 2-3 दिन? अरे बलिदानों के जयकारे लगाना कोई कहने की बात नहीं, देश को कोई गाली दे तो चुप रहने की बात नहीं। और मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि जब भारत अपने पड़ोसी मित्र राष्ट्र को मुंह मांगी मदद पहुंचा सकता है तो पड़ोसी शत्रु राष्ट्र को मुंहतोड़ जवाब भी दे सकता है। और महोदय अंत में मैं कुछ उन्हीं राष्ट्रों के लिए एक संकेत छोड़ जाना चाहूंगा कि ना पहले खिलवाड़ ना हम छेड़ेंगे, कि ना पहले खिलवाड़ ना हम छेड़ेंगे, पर तुम एक घर बर्बाद करो हम पूरा मुल्क उजाड़ेंगे। महोदया Mr. Vinny, please be seated. मुझे बोलने की इजाजत दे।
महोदया, विदेश मंत्री जी ने कहा कि हमने श्रीलंका को $600 मिलियन और अन्य चीजों की मदद की। पर महोदया, मैं विदेश मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपने न्यूज या अखबारों में देखा है जहाँ हर रोज सड़कों के किनारे बच्चे, बूढ़े, बड़े, गरीब लोग यूं ही उनकी लाशें पड़ी रहती हैं? किसके कारण? ठंड से, भूखमरी से, अन्य रोगों से ग्रसित बेचारे लोग मर जाते हैं यूं ही ठंड से। बेचारे रोज सड़कों के किनारे लेटे पड़े रहते हैं। क्या उनकी लाशें देखकर आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि हमने इनके लिए कुछ करना चाहिए? जहां आपने $600 मिलियन श्रीलंका को उपहार स्वरूप किया है, उतना ही अगर अपने देश में लगाए तो देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। फिर उसके बाद ये अपना एक डायलॉग मारते हैं कि अगर इनसे कुछ होगा नहीं तो ये बोलेंगे कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति देश की अभी खराब है। क्यों खराब होगी, कैसे खराब होगी? ये इनको पता है, क्योंकि ये खुद ही उपहार स्वरूप इतना पैसा दूसरे देशों में दे रहे हैं। तो वो पैसा अगर अपने देश में लगाए तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपने आप ही बेहतर होगी। जब ये खुद ही दयावान बने फिरे हैं तो इन्हें ये भी तो देखना चाहिए कि अपने देश की स्थिति दयनीय चल रही है। Minister, do you want to answer? यस मैम। Please. माननीय सभापति महोदया, एक कहावत तो यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी ने सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर माननीय विपक्ष के नेता हमसे सवाल पूछते हैं। महोदय ने ये तो ज्ञात है कि भारत ने कितना और कितनी मात्रा में उपहार, ऋण श्रीलंका को प्रदान किए हैं, मगर शायद जिन अखबारों को ये पढ़ते हैं उन्हें उनमें यह भी देखने को मिलता होगा कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बावजूद भी नए आयामों को छू रही है, नए आयामों को पा रही है। और ये बात करते हैं गरीबों की। महोदया, एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर गरीबों की इनको इतनी ही चिंता होती तो ना ये वहां बैठे होते और ना हम यहाँ बैठे होते। महोदया, गरीबों के लिए भी सरकार ऐसा नहीं कि कोई कार्य नहीं कर रही। दोनों पहलू अलग अलग है। जहां हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां हम अपने देश को कभी नहीं भूलते। वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार देता है जिसके पास खुद इतना धन हो कि वो उसको उपहार दे सके। और महोदया, भारत में जहाँ पूर्व में लोग अक्सर सड़कों के किनारे ठंड से सिकुड़ते रहते थे, ठिठुरते रहते थे, उनके पास रहने को जगह नहीं होती थी, वहाँ हमारी सरकार ने ऐसे वृद्ध लोगों के लिए बड़ी संख्या में वृद्धाश्रम बनाए हैं। जहाँ पहले पूर्व में पूरे देश में मात्र 20,000 वृद्धाश्रम थे, उन्हें बढ़ाकर हमारी सरकार ने 50,000 कर दिया है महोदय, 50,000। और उन्हें सरकारी राशि भी प्राप्त होती है उन्हें चलाने के लिए। महोदय, बात करें अनाथ बच्चों की, तो पहले सरकारी धनराशि से चलने वाले या सरकार के सहयोग से चलने वाले जो अनाथालय होते थे उनमें बहुत कम धनराशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जो कि बहुत नगण्य होती थी। मगर हमारी सरकार ने न सिर्फ उन्हें पूर्णतः सरकारी किया है, बल्कि ऐसे ही तकरीबन 15,000 अनाथालयों की स्थापना पूरे देश में की है, जहाँ कोई भी अनाथ बच्चा आकर रह सकता है, उसे सारी सुविधाएं सरकार द्वारा प्राप्त होती है। महोदया, और हमारी सरकार हर जन की सरकार है। और महोदया, धीरे धीरे ही सही, मगर अब मुझे यह कहते हुए कोई शक नहीं है कि मेरा देश बदल रहा है। Question number 104, Mr. Vikram. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वातावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। और मेरा पहला प्रश्न है, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मौजूदा नियमों को अपराध मुक्त कर दिया है हेतु उनमें संशोधन का विचार है? अगर है, इसका कारण क्या है? इससे संबंधित जानकारी दीजिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या सरकार ने पर्यावरणीय उल्लंघनों के प्रति इस तरह के उदार दृष्टिकोण, गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार है? अगर है तो इसका परिणाम क्या होगा? और मेरा अंतिम प्रश्न है, कठोर पर्यावरण कानूनों के अभाव में देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। Honorable Minister of Environment and Climate Change. मुर्दा लोगों को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदार, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। माननीय महोदया, जितनी चिंता आज विपक्ष दल को पर्यावरण की हो रही है, अगर उतनी आज से कुछ वर्ष पूर्व अपनी सत्ता के दौरान की होती तो शायद आज स्थितियां ही कुछ और होती। मैं विपक्ष दल के सदस्यों को इस बात से अवगत करा दूं
186 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध मुक्त बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ओर उल्लंघनकर्ताओं के लिए हतोत्साह के रूप में तो वहीं दूसरी तरफ कानून का पालन करने वाले लोगों के लिए स्वनियमन के प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा। इस संशोधन के तहत जमा की गई राशि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में जमा की जाएगी, जो इस देश के आर्थिक विकास में सहायक होगी। और जहां तक बात करें वृक्षारोपण की, तो क्या यह सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है? क्या यह सिर्फ हमारी सरकार का कार्य है? नहीं, यह जनता के हर एक नागरिक का दायित्व है, क्योंकि वृक्षारोपण कोई राजनीतिक मुद्दा न होकर हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक कार्य है। इसके लिए हमारी सरकार तो कार्य कर ही रही है और इसी प्रकार निरंतर करती भी रहेगी। Now move on to the next question. Question number 105, Mr. Vineet. माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे सामने बैठे इतने पढ़े लिखे महान मंत्रीगणों का मैं आदर और अभिनंदन करता हूँ। इसी संदर्भ में मेरे प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से हैं। क्या सरकार ने 5 वर्ष तक के बच्चों में एनीमिया के मामलों में 9% की वृद्धि, जी महोदया, 9% की वृद्धि दर्शाने वाले रिपोर्ट का संज्ञान लिया है? यदि नहीं तो जल्द संज्ञान लें। Honorable Minister of Health and Family Welfare. कृपया आप हमें ना बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। महोदय, हमारा कर्तव्य है कोई की कर्तव्य बताना। महोदय, हम अपने कर्तव्य को जानते भी हैं और भली भांति उनका पालन करने की कोशिश भी करते हैं। और जहां तक बात रही आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न की, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान हमारे मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों में एनीमिया की व्यापकता 67% दर्ज की गई है। बात करें सन 2015-16 के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की, तो यह रिपोर्ट 58% का आंकड़ा दर्शाती है। महोदया, स्पष्ट है कि इन 6 वर्षों में 6% की वृद्धि हुई है। महोदया, इन सर्वेक्षण से जुड़ी अन्य डिटेल्स आपके समक्ष सभा पटल पर रख दी जाएंगी। मार्शल प्लीज। जी हाँ महोदया, मैं सामने बैठे हूँ। Mr. Vineet, कृपया कर बैठ जाएं। मैं मुझे पुनः एक बार बोलने की अनुमति दें। जी हाँ महोदय, मैं सामने बैठे स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूँ कि गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड ऐसे कई राज्य हैं जहाँ एनीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या खतरनाक स्तर पर है। महोदय, खतरनाक स्तर पर। महोदया, ये तो रही राज्य स्तर की बात। अब मैं बताता हूँ, हमारे शहरों के आसपास बसे गांव या दूर पहाड़ी बसे गांव जहाँ तक सड़कें भी नहीं है, वहाँ के हालचाल बताता हूँ महोदया, जहाँ हर साल ग्रामीण इलाकों में कई बच्चे बूढ़े की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? सरकार की लापरवाही के कारण, क्योंकि सरकार ने उन गांव के आसपास न ही कोई अस्पताल बनाए हैं, न ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है। महोदया, जहाँ अगर स्वास्थ्य अस्पताल है भी तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। महोदया, अब मैं सरकार को एक सलाह देना चाहता हूँ, जहाँ सरकार इतने शायरी, लोग कहानी बनाने में समय बर्बाद कर रही है या फिर जनता को पागल बना रही है, मैं नहीं कहता कि जनता को पागल बना रही है, जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना समय बर्बाद ना कर अगर विषय पर विचार विमर्श किया जाए तो काफी बेहतर होगा और जनता के जो फैसले होंगे जनता के हित में होंगे, जनता के लिए अच्छे साबित होंगे। Minister, do you want to answer? Please. महोदय, सरकारी अस्पतालों के प्रति आपके नजरिए को देखकर मैं आपसे कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, यह आप हमें ना सिखाइए। स्वास्थ्य की क्या महत्वता है, यह आप हमें ना सिखाइए। हमेशा प्राइवेट अस्पतालों में ही जाते हैं, कभी सरकारी में भी तो आइए। महोदय, वो पहले हुआ करता था जहाँ सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद राज्य के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल खोले गए हैं। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ इतने शीघ्र बड़े अस्पतालों को खोलना संभव नहीं है। इसलिए Mr. Paras, please be महोदय, seated. महोदय एक बात पूरी कर लीजिए। इसलिए वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हमने छोटे स्तर पर डिस्पेंसरी और प्रत्येक 2 माह में
हेल्थ कैंप लगाने की योजना जारी कर चुके हैं और महोदय इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। महोदय यदि आप अखबार पढ़ने की आदत रखते हैं तो आप इस बात से अवगत हो जाएंगे कि पिछले हफ्ते ही बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार हेल्थ कैंप लगवा चुकी है और स्वास्थ्य संबंधी सामग्री को वितरित कर चुकी है। Question number 106, Ms. Bhavna. माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हम विरासत स्थलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार बहुत से विरासत स्थलों को पूंजीपतियों को बेच रही है, जो कि एक दूसरे के विरोधाभासी है। महोदय, मैं माननीय संस्कृति मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार स्मारकों और विरासत स्थलों के दौरे, निबंध और भाषण लेखन प्रतियोगिताओं के आयोजन, संस्कृति और परंपराओं के संदेश देने वाली फिल्मों के आयोजन जैसी योजनाओं को बना रही है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा दीजिए और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, कृपया स्पष्ट करें। Honorable Minister of Culture and Tradition. ऑनरेबल स्पीकर मैम, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को विभिन्न विद्यालयों एवं संगठनों से विशेषकर ताजमहल, लाल किला, हमारे पौराणिक मंदिरों और अन्य धरोहर स्थलों का भ्रमण, ड्राइंग, पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। मैम, जब भी ऐसे आवेदन प्राप्त होते हैं तो इसके लिए तुरंत अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अलावा ASI चित्रकारी, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी और कुछ अन्य प्रतियोगिताओं में शैक्षणिक संस्थाओं और युवा संगठनों को शामिल करते हुए विभिन्न अवसरों जैसे विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, संग्रहालय दिवस, गांधी जयंती आदि पर हमारे धरोहर स्थलों के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। मैम, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हमारी युवा को हमारी समृद्ध संस्कृति के बारे में अवगत कराना है। जहाँ तक महोदया का सवाल है कि हमारी सरकार उद्योगपतियों या पूंजीपतियों को धरोहर स्थलों को बेचा करती है या उनको देती है, तो ये सवाल आपका गलत है महोदया। मैं आपको बता देना चाहूँ कि पूंजीपति हमारे धरोहर स्थलों का संरक्षण करते हैं और हमारी धरोहर स्थलों का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे युवा हमारी संस्कृतियों को भूलने लगे हैं, तो इसी कारण हमारे पूंजीपति हमारे धरोहर स्थलों का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को हमारी धरोहर स्थलों के कारण हमारी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। Any supplementary questions? Ms. Gitanjali. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है, चाहे वो जीवन सभ्यता हो, भाषा हो, मानक हो या देश के किसी भी क्षेत्र की परंपरा हो, ये हमारे अमूल्य धरोहर है। लेकिन आधुनिकीकरण की चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए हमें ऐसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है, जैसे नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और स्वदेश दर्शन योजना इसके जीवन सुधारक है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और इसके पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदया जी से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न, क्या आपकी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है? यदि की है तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य व इसके पाठ्यक्रम क्या है? मैं माननीय संस्कृति महोदया जी से यह भी जानना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना कब तक हो जाएगी? धन्यवाद। Honorable Minister of Culture and Tradition. माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय विपक्षी दल की सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है वह हमारी संस्कृति को प्रमोट करने से रिलेटेड है और एक बहुत
की है। इससे पहले जब हमने बजट घोषणा नहीं की थी तो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन 2020-21 के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की। महोदया, इसके तहत 3 तरह के कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं: हिस्ट्री ऑफ आर्ट, म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन। महोदया, मैं आपको अवगत करा देना चाहूँ कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इसमें पीएचडी भी होती है और इसके अलावा इसमें डिग्री भी दी जाती है। जहाँ तक माननीय विपक्षी दल के सदस्य का सवाल है कि इनके संसदीय क्षेत्र में इस तरह के इंस्टीट्यूट कब खोले जाएंगे, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि नेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। एक तरह से इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। और माननीय सदस्य जी, शायद आपको यह अवगत ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके क्षेत्र के भी कुछ स्टूडेंट वहाँ हैं जो म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन और सर्टिफिकेट कोर्सेज में IGNCA, AASI, NRLC, स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज, नेशनल आर्काइवल ऑफ इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। ऐसा मैं मानती हूँ कि आपके क्षेत्र को इसका पूरा अवसर प्रदान होगा कि आपके वहाँ के छात्र भी इसमें पढ़ सके। धन्यवाद। Moving on to the next question. Question number 107, Miss Dia. झूठे वादे करके कैसे ये जनता को छल जाते हैं। झूठे वादे करके कैसे ये जनता को छल जाते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। जरा गौर कीजिए, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये घमंडी लोग बदल जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री से यह है कि क्या सरकार उन वादों को भूल चुकी है जो चुनाव के समय जनता से किए गए थे। क्या अभी मंत्रीगण भी सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं जो पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों पर अभी भी शांत बैठे हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने हाल ही में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। अगर किया है तो उक्त महोत्सव में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या देश में मनाए जाने वाले हरियाली महोत्सव के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो फिर हमको ये सुनने में क्यों आ रहा है कि दिल्ली जैसे इलाके प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार देश में अधिक पेड़ लगाने के लिए काम कर रहे एनजीओ को साथ लाने का है। अगर है तो उक्त महोत्सव की संबंधित ब्यौरा दीजिए। Honorable Minister of Environment and Climate Change. Honorable Speaker Madam, through you I want to answer this question to House that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had organized Haryani Mahotsav, the tree festival at Talkatoora Stadium, New Delhi on 12 September 2022 for celebrating tree plantation and Azadi Ka Amrit Mahotsav. The event was organized in collaboration with state governments, police institutions and various schools from Delhi. More than 2,500 people, I repeat, more than 2,500 people participated in programs including school students, members of Eco Task Force, members of NGO along with officials from various ministries. The aims and objectives of Haryani Mahotsav is to create awareness among people about environment and plantation. I hope I have cleared my side. Any supplementary questions? Yes, Ms. Mehra. Thank you, ma'am. So my question is that whether the government proposes to initiate a drive to encourage the people to create awareness about trees and plantation for the future generation, and if so, the details thereof. Honorable Minister of Environment and Climate Change. उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ वनों का नाश किया, वे आज हमसे हरियाली पर जवाब मांगते हैं। जरा झांक कर देखिए अपने आसपास की सड़कों में, जहां पूर्व में लोग गंदगी किया करते थे, उन जगहों पर आज वृक्ष लहराते हैं। माननीय महोदया, श्रीमती जी को उनके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा और परिणाम भी। मैं उन्हें बता दूं कि हरियाली महोत्सव के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा स्कूली बच्चों, एनजीओ तथा सरकारी विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए जनता के सहयोग द्वारा 75 नगरों में, कृपया विपक्ष दल के सदस्य गौर करें, 75 नगरों में, वन स्थलों में, कुल 75 किलोमीटर सड़क के किनारे और दिल्ली के स्कूलों में इस दौरान वृक्षारोपण किए गए थे। ये वृक्षारोपण की बात कर रही है जो इस मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव हो, विश्व
वृक्षारोपण के कार्यक्रमों द्वारा लोगों की प्रतिभागिता को बढ़ावा दिया है। और जहाँ तक बात करें तो आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, जिसका एक प्रमुख कारण है प्लास्टिक। तो इसको लेकर हमारी सरकार भी काफी चिंतित है। हमारी सरकार द्वारा देश के कई राज्यों में ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को पिघलाकर एक तरल पदार्थ उत्पन्न किया जाता है जो सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। इस पदार्थ द्वारा बनाई गई सड़कों पर फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट को जलाने में इस्तेमाल होता है। और इस नीति को हमारी सरकार व्यापक स्तर पर लागू भी कर रही है। मेरा मानना है कि इन सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के जरिए लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बनी रहेगी, जिससे भावी पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। आप वाली कहें क्या कुछ लागू भी करेंगे? questions. Question number 108, Miss Usha. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए माननीय गृह मंत्री जी से अपने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। मेरा सवाल धारा 370 प्रावधान पर आधारित है। समस्त मंत्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा। महोदया, सरकार द्वारा धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया है। सरकार ने कहा था कि धारा 370 को कश्मीर से हटाने के बाद कश्मीर घाटी पर कोई हमले नहीं होंगे, वो वहाँ की परिस्थितियों में परिवर्तन आएंगे। महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि सरकार द्वारा धारा 370 को कश्मीर से हटाने के बाद भी कश्मीर घाटी पर निरंतर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वह वहाँ की परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं है। सरकार द्वारा किए गए ये झूठे वादे जनता में आमतौर पर उठते जा रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। क्या कश्मीर के हाल ऐसे ही रहने वाले हैं या उनमें कोई परिवर्तन भी आएगा? माननीय गृह मंत्री जी। महोदया, आपके द्वारा मैं विपक्षी दल के पूछे गए सवाल का उत्तर देना चाहूंगी। जैसे कि सभी को पता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, जहां सेंट्रल और गवर्नमेंट स्टेट को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, ना किसी को ज्यादा और ना किसी को कम। तो आर्टिकल 370, जी हाँ, आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, जिनको हमारी सरकार ने हटा दिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसके लिए नियम कानून बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है। मैं विपक्षी दल को यह अवगत कराना चाहूंगी कि वह धारा जो नेहरू जी की सत्ता के दौरान लागू की गई थी, हमारी सरकार ने हटा दिए हैं। वह 370 ही धारा थी जो आप बता रही हैं। उसके अंतर्गत कई विदेशी फंडिंग और आतंकी हमले अधिक थे। हमारी सरकार द्वारा वो कानून हटाने के बाद हमने जो प्रावधान हटाए हैं, उससे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई है। आंकड़ों के हिसाब से चले तो उसमें 30% की, जी हाँ, गौर फरमाइए, 30% की कमी आई है। मैं यह बताना चाहूंगी कि इसके अर्थात हमारे विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है और हमने लोगों को भी अधिक से अधिक रोजगार देने की कोशिश करी है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि औरतों को भी उनके अधिकार दिए गए हैं, जो कि है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू प्रॉपर्टी। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। आपको बस विदेशी चश्मा उतारने की जरूरत है जनाब, काम तो हमारी सरकार कर रही है, बस देखने की देर है। और अगर कोई हमले हुए भी हैं, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, घर घर घुसकर हमला किया है। बाधाएं आती हैं आए, धीरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे यदि बढ़ते सर पर ज्वाला है, निज हाथों में हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। माननीय महोदय, शिक्षा नीति 2022 पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने गंभीर रूप से विशेषाधिकार को भंग किया है। समाचार पत्र ने दिल्ली के बच्चों के साथ
Honorable members, I have to make an important announcement on my own behalf and on the behalf of all the members of House. I have great pleasure in extending our warm and hearty welcome to our honorable members of British parliamentary delegation, who are our visitors in our country as our honored guests. Mr. Steve Smith, Deputy Speaker. Serena Joseph, Foreign Minister. It is very high power delegation. The delegation arrived on Sunday, 1st of October 2022. They are now seated in a special box and I am very thankful for both of them. We wish them a happy and comfortable stay in our country. Now, let us take the call attention of motion. Ms. Usha, please call the attention of the minister. माननीय अध्यक्ष महोदया, गैर संचारी रोग हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। वो कई लोग इन रोगों से पीड़ित होने के बाद उचित सुविधा प्राप्त न होने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। वो निरंतर इन रोगों के कारण आए दिन हमारे देश में कई लोगों की मृत्यु हो रही है, जिसका प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आखिरकार सरकार इसके लिए कर क्या रही है? महोदया, कई गरीब परिवार ऐसे भी हैं जो अस्पताल के खर्च उठाने में असमर्थ है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते। महोदया, मैं गैर संचारी रोगों से लगातार बढ़ रही मृत्यु दर और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। साथ ही जैसे पहले अभी मंत्री जी ने हमें बताया कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने की योजना बनाई है। मैं मंत्री जी को बता दूं, उनके कैंप 2 महीने में सिर्फ एक बार लगाए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि उनके कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर लगाए जाएं, वो वहां के हर एक नागरिक की अच्छे से जांच की जाए, वो उन्हें उचित सुविधा प्राप्त की जाए। Minister of Health and Family Welfare, please. अब इस मुल्क का कुछ एक आदमी ही स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बढ़ता है। ये अब इस मुल्क का कुछ एक आदमी ही महोदया, अगर हमारी सरकार बनी रही तो यह आंकड़ा 0 हो सकता है। मैं दोहराता हूँ, अब इस मुल्क का कुछ एक आदमी ही स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बढ़ता है। न जाने फिर भी क्यों इन विपक्ष में बैठे नेताओं का मुंह फालतू में चलता है। पर जब मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ जाता है मेरे दोस्त, तो मुझे बोलना ही पड़ता है। महोदया, गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक आदि न केवल देश के नागरिकों की जान अपितु देश के आर्थिक विकास के लिए भी हानिकारक है। महोदया, दुनिया भर में, मैं दोहराता हूँ, दुनिया भर में होने वाली 2/3 मौतें इन्हीं गैर संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतें हैं। स्पष्ट है महोदया कि इनसे निजात पाना इतना आसान कार्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन महोदया, हमारी सरकार ने इस ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाने के साथ साथ गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। महोदया, रोजगारी उपायों की बात करें तो हमारी सरकार MNC और लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी स्थापित करके ऐसे विनाशकारी, महंगे और हानिकारक रोगों से लड़ने के कई उपाय सोचेगी। महोदया, मुझे आशा है कि विपक्ष संकुल स्वास्थ्य संबंधी मामलों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर निश्चित करोगे। Mr. Rahul, कृपया कर बैठ जाएं। Miss Diya, please call the attention of the minister. मारा है उसे पीटा है, जरा गौर फरमाइए। मारा है उसे पीटा है, बालों से उसे घसीटा है और फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर उसे तड़पता छोड़ दिया। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न मंत्रीगण से यह है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि आए हैं दिन न्यूज़पेपर में लड़कियों पर हो रहे मानसिक और शारीरिक शोषण की खबरें सामने आ रही है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि माना
है दुखद, मैं मानता हूँ। ये दुर्घटना है दुखद, स्वीकारता हूँ, कहीं चूक हो सकती है, मानता हूँ। ये दुर्घटना है दुखद, स्वीकारता हूँ, कहीं चूक हो सकती है, मानता हूँ। मगर आप ये न कहिए, मगर आप ये न कहिए कि बहुपेटियों की सरकार को चिंता नहीं। मगर आप ये न कहिए कि बहुपेटियों की सरकार को चिंता नहीं और मिलता नहीं दंड, ऐसी भी कोई बात नहीं। हर जुर्म करने वाला शख्स सलाखों के पीछे होगा, हर जुर्म करने वाला शख्स सलाखों के पीछे होगा और बहुपेटियों पर हाथ डालने वाला फिर कभी न चलने लायक होगा। महोदय जी, महोदय सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहती हूँ कि विपक्षी दल द्वारा बताया गया आंकड़ा 40% नहीं 30% है। वो कहते हैं ना, हर जगह पर बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं की जानी चाहिए। महोदय, हमारी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है, जिस पर डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और महोदया, हमारी पुलिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके इक्विपमेंट को बढ़ा दिया गया है, जैसे वायरलेस इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर आदि के माध्यम से ऐसी घटनाओं को घटित होने से रोका जा सकता है। प्लीज बी सीटेड। हाँ महोदया, ये कह रही है ग्रामीण इलाकों के लिए तो सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा ग्रामीण इलाकों में आंदोलन कराए जा रहे हैं, जिन पर महिलाओं को कई प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे मार्शल आर्ट ट्रिक और भी कई शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, महिलाओं का स्तर कितना बढ़ रहा है, चाहे वो खेल में ले लीजिए, शिक्षा पर ले लीजिए, और रही बात राजनीति की, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और महोदया, महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए उन्हें सरकार एडवेंचरस एक्टिविटीज कराती है, जिन पर उन्हें ऐसी एक्टिविटी कराई जाती है जिससे वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो सके। और महोदया, विपक्षी दल कहता है कि इन सब कार्रवाइयों पर बहुत देर होती है, तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चलाया है, जिसके अंदर फास्ट डिसीजन लिया जाते हैं और इसके अंतर्गत पॉक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण शामिल है। और महोदया, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि इन सब विषयों पर ऑनलाइन रिपोर्ट भी की जाती है, जिस पर हमारी सरकार ने एक स्कीम बनाई है, चार्टर शेड्यूल, जिससे कि 24 आवर्स के अंदर में, मैं बता देना चाहती हूँ, 24 आवर्स के अंदर में कार्रवाई की जाती है और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। धन्यवाद। Now we will begin with 0 hour. Miss Mehra.